हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे यूनिट 2 का जो हमारा सिलेबस में लगा हुआ है, आदिकाल। आदिकाल में जो जितनी भी रचनाएं, अपभ्रंश कवि, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य, उनके प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, रचनाओं से शुरू करते हैं। अपभ्रंश रचनाएं। जो अपभ्रंश रचनाएं हैं, जो इंदु का दूसरा नाम है योगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परमार्थ प्रकाश, योगसार। जो इंदु का जो समय है वो 6ठी शताब्दी से माना जाता है। स्वंभु है, स्वंभु की जो समय है 7वीं से 8वीं सदी के माने जाते हैं। पौंचर्य, रिटनेमी और स्वंभु छंद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? स्वंभु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? पौंचर्य, रिटनेमी चरवै और स्वंभु छंद, 3 चंद रचनाएं हैं। नेक्स्ट है पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि है। इनका समय काल 10वीं शताब्दी। इनकी प्रमुख रचना है 63 महापुरुष, गुणालंकार, महापुराण। नय कुमार चरियु, नाग कुमार चरित, जसर चरियु, यशधर चरित। जसर चरियु का ही दूसरा नाम यशधर चरित के नाम से भी जानते हैं। धनपाल। धनपाल 10वीं सदी के कवि हैं और इनकी जो रचना है भविष्यत कथा है, कहा है। मुनीराम। मुनीराम सिंह का जो समय काल है वो 1000 ईस्वी माना जाता है और इनकी जो रचना है पाहुड़ दोहा है। हेमचंद का समय 12वीं सदी के हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धहोम, शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण। यानी कि जो शब्दानुशासन है हेमचंद की, वो एक प्राकृत व्याकरण की ग्रंथ है। कुमार पाल चरित, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम वाला कोश, द्वैश्रय काव्य। तो हेमचंद 12वीं शताब्दी के कवि और इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। उपदेश रसायन रास इनकी प्रमुख रचना है। सोमबम सूरी कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी की रचना है। जैनाचार्य मैरुतिंग प्रबंध चिंतामणि का प्रकाशन 1304। लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पैंगलम और 14वीं सदी की है रचना है। अब है सिद्धनाथ साहित्य। सिद्धनाथ साहित्य से संबंधित कवि हैं सरहप्पा। इनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश, चर्या गीत कोश। सबरपा, चर्यापाद इनकी प्रमुख रचना है। लुईपा। लुईपा का जो है इनकी प्रमुख रचना है बुद्धोदय, अभिसमय गीतिका। डोभिपा, डोभिका गीतिका, योगचार्य, अक्षरदी, गोपदेश प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं से, तो रचनाएं भी आप याद करते साथ के साथ चलिए। टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम, क्रम वाइज से। यूनिट यूजीसी नेट में जो सिलेबस लगा हुआ है उसके अनुसार। गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। नंबर 2 है विवेक मार्तंड। नंबर 3 है शक्ति संगम तंत्र। नंबर 4 है निरंजन पुराण। नंबर 5 है वैराट पुराण। नंबर 6 है गोरख शतक। नंबर 7 है योग सिद्धांत। नंबर 8 है योग चिंतामणि। गोरख बानी के संपादक किसने किया था? गोरख बानी का संपादक किया था पीताम्बर दत्त बर्तवाल, जिसमें 14 ग्रंथों का संकलन किया गया है। कितनी रचनाओं का? 14 ग्रंथ। अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। देवसेन है। देवसेन की रचना है श्रावकाचार, व्रत नैचक, दब सहाय पवास, नैचक, लघु नैचक। चौथी रचना है दर्शन सार। 5वीं है आराधना सार। 6ठी है तत्वसार। 7वीं है भाव संग्रह। 8वीं है साव धम दोहा। तो इन सब रचनाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, कहाँ किसी भी हिंदी सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो तो सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की जो रचना है बुद्धिराज, जिसमें शिष्य शिवी संग्रह करता है। भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास, जीव दया रास। विनयचंद सूरी की रचना है नेमिनाथ चौपाई। जिंधम सूरी। जिंधम सूरी की रचना है स्थूली भद्र। जिंधम सूरी की रचना कौन से? स्थूली भद्र रास, जिसे जिंदाम के नाम से भी जाना जाता है। मुनि सुमति गण नेमिनाथ रास।
विजय सेन सूरी की है रेवंत गिरी रास। कल्हन की है आबूरास। जिन चंद सूरी की है जिनचंद सूरी फागू। राजशेखर सूरी की है श्री नेमिनाथ फागू और दूसरी रचना है विरह देसावरी। देलहन की है गय कुमार रास। गय कुमार गय सुकुमार रास रचना है। चंद्रमुनि की है पुराण सार। योग चंद्र मुनि की है योग सार। अपभ्रंश काल से संबंधित रचना के महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। तो इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश काल का स्वर्णकाल किस कवि ने माना है, तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद मिलते हैं, जैसे दोहा बंद, पदड़िया बंद और गे पद। अपभ्रंश का जो चरित्र काव्य है, किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पदड़िया बंद में लिखा गया है। पदरी 16 मात्राओं का छंद है, जिसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद भी कहा जा गया है। चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। जो इंदु। अब सब हम इन कवियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वे देखेंगे। जो वन लाइनर जो इंदु के छठी सदी के कवि हैं, छठी सदी के कवि माने जाते हैं। जो इंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। तो दोहा छंद का आरंभ किस कवि से माना जाता है? जो इंदु से। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जो इंदु की 2 रचनाएं हैं, परमार्थ प्रकाश और योगसार, दोनों ही इंपोर्टेंट है। स्वयंभू। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को। समय काल है 7वीं शताब्दी। 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य आता है। 7वीं से 8वीं सदी के माना जाता है। इसके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पौंचर्य, नेमी चरवे, स्वयंभू छंद। स्वयंभू की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, पौंचर्य, रिटनेमीचर्य और स्वयंभू छंद। पौंचर्य में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। इंपोर्टेंट है, इसमें विषय वस्तु पूछ ली जाती है। ब्रह्मचर्य जो रचना वो किस पर आधारित है? तो राम के चरित्र पर आधारित है। ब्रह्मचर्य में 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कांड और संध्या भी पूछ ली जाती है कि किस रचना में कितने कांड और कितनी संध्या है। यह अपभ्रंश काल का आदि काव्य माना जाता है। किसे? पौंचर्य को अपभ्रंश काल का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति, जिसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का प्रयोग पौंचर्य में किया गया है। तो किस रचना में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है? तो पौंचर्य में। शंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। तो पहले इसमें 83 थी संध्या, फिर शंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 संध्या और जोड़ दी, तो कुल हमारी कितनी हो गई? 90 संध्या। अगर कुल पूछेगा तो 90 संध्या, और वैसे उसमें 83 दी गई है जो शंभू के द्वारा लिखी गई है। तुलसीकृत द्वारा रचित रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भियानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने अपभ्रंश का कालिदास कहा? डॉक्टर भियानी ने। अपभ्रंश में कीर्तन कथा के आरंभ का श्रेय भी शंभू को दिया जाता है। अपभ्रंश में कीर्तन कथा के आरंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? शंभू को। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। इन्होंने? शंभू ने।
शंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। किसने माना है? राहुल सांकृत्याय जी कहते हैं कि शंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। शंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। ये भी किसने कहा है? राहुल सांकृत्याय ने। शंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्याय ने। अब है पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। ये 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, जो शिव भक्त माने जाते हैं शैव से, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन में हो गए थे। पहले शिव भक्त शैव का संबंध किससे है? शिव भक्त से। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन में चले गए थे। इसके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सैगड़ ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी से 10वीं शती इनका समय माना जाता है। तो शिव सिंह सैगड़ कौन सा समय मानते हैं? पुष्पदंत का 7वीं शताब्दी। आचार्य हजारी प्रसाद कौन सी शताब्दी मानते हैं? 10वीं शताब्दी। तो अलग अलग लेखकों के अनुसार समय पूछा जाता है कि किस कवि का कौन सा समय माना है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण के नाम से जाना है, नय कुमार चरित, नाग कुमार चरित और जसर चरित, जिसे यशधर चरित्र भी कहते हैं। तो 10वीं शताब्दी की 3 रचनाएं हैं पुष्पदंत की। 63 महापुरुष गुणालंकार एक महापुराण काव्य है। नय कुमार चरित, नाग कुमार चरित इनका दूसरा नाम है। जसर चरित को भी यशधर चरित के नाम से जाना जाता है। 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण, नय कुमार चरित को नाग कुमार चरित और जसर चरित को यशधर चरित अन्य नाम से भी जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें है आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जो ऊपर ये रचनाएं दी गई हैं, महापुराण, नय कुमार, यशधर चरित, जसर चरित, इनके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 और ग्रंथ माने, किसके? पुष्पदंत के, आदि पुराण और उत्तर पुराण। और ये किसमें लिखी गई हैं? चौपाइयों में लिखी गई रचनाएं हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन के चरित्र का वर्णन है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं और चौपाइयों में है। जैन साहित्य में चरित्र काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। पुष्पदंत के दोनों चरय के अलावा कनकामर मुनि द्वारा रचित करकंड चरित, मुनि द्वारा रचित कौन सी रचना है? करकंड चरित, जो 11वीं शती भी में प्रसिद्ध थी। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का एक छंद था। तो अपभ्रंश भाषा में चौपाई में कितनी मात्राएं होती थी? 15 मात्राओं का। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। किसने? पुष्पदंत ने। डॉक्टर भियानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भियानी ने पुष्पदंत को क्या माना है? अपभ्रंश का भवभूति। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत को की भाषा को मराठी की जननी माना है। इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सैगड़ ने इन्हें भाका की जड़ भी कहा। दोनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। मराठी की जननी किस कवि ने माना है? डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को। शिव सिंह सैगड़ ने इन्हें भाका की जड़ कहा है। धनपाल धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं शताब्दी में भविष्यत कथा की रचना की। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? धनपाल। धनपाल ने रचना की थी भविष्यत कथा की और 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। समय काल है 10वीं सदी। भविष्यत कथा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया। इसमें गजपुर के नागर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा का वर्णन है। किसमें? भविष्यत कथा में।
इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया। भविष्यत कहा एक रोमांटिक महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट है। चतुर्मुख कवि हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया। चतुर्मुख, स्वाम्भु और पुष्पदंत। स्वाम्भु ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और श्रेष्ठ कवि कहा है। स्वाम्भु ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसने कहा है? तो स्वाम्भु ने कहा है। मुनि राम सिंह मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव 1000 समय ईस्वी माना है। किसका? मुनि राम सिंह का जो समय है वो 1000 ईस्वी माना है। मुनि राम सिंह की जो प्रसिद्ध रचना है पाऊ दोहा ग्रंथ प्रसिद्ध है। हेमचंद हेमचंद का जो समय काल है 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जो 1088 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद कौन थे? जैन आचार्य। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पानी कहा जाता है। तो प्राकृत का पानी किसे कहा गया है? हेमचंद को। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। इन्होंने हेमचंद ने राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के उदाहरण के रूप में समावेश किया गया है। जो इनका हेम शब्दानुशासन ग्रंथ है, किसका? हेमचंद का। उसमें 3 भाषाओं का वर्णन किया है, संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश का। तो ऐसी कौन सी रचना है 3 भाषाओं का वर्णन किया गया है? शब्दानुशासन में। किसकी रचना है? धन इसकी हेमचंद जी की। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की रचना भी की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ है योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम वाला कोश और द्व्याश्रय काव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हेमचंद के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1 योग शास्त्र, नंबर 2 छंदानुशासन, नंबर 3 देसी नाममाला कोश और नंबर 4 है द्व्याश्रय काव्य। जिंदत सूरी जिंदत सूरी का समय 11वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जिंदत सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा प्रसिद्ध थी। तो जिंदत सूरी से पहले अपभ्रंश में कैसे काव्य लिखे जाते थे? चरित्र काव्य। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया था। यह 80 पदों का एक नृत्य गीत रासलीला काव्य है। सोमप्रभ सूरी यह भी एक जैन पंडित थे और इनका समय काल भी 12वीं शताब्दी माना जाता है। 1184 ईस्वी के आसपास नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा लिखी गई। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे दिए गए हैं। बीच बीच में किसके श्लोक दिए गए? संस्कृत और अपभ्रंश के। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। नेक्स्ट कवि है जैनाचार्य मैरुति। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में लिखा है कि प्रबंध चिंतामणि का जो समय 1304 ईस्वी नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में
अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहां के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों में बांधकर अपने यहाँ ले गए थे। वहां उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया और यह एक ऐतिहासिक महत्व की पद गद्य रचना है। दोहे भी हैं इसमें। इसमें प्राकृत पैंगलम में जैनेतर आचार्य भी संकलित हैं। विद्याधर विक्रम की 13वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया। वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे बहे भज्य बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुति चले मरहटा गिट्ठा लगिह कट्ठा सोरठा भऊ पाओ पले चंपारण कंपा पबव झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे काशीसर राना क्यू पाना बिज्जा हर भन मंती वारे। प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम प्रागत पिंगल सूत्र में विद्याधर सारंगधर जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई हैं। इसका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी थी। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। जो आदिकाल में लिखा गया साहित्य तो वैष्णव साहित्य में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण राधा दसमुख आदि की चर्चा आती है, यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की और उनके रचयिता सारंगधर को माना। यह प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। कौन सा? प्राकृत पैंगलम। सारंगधर। सारंगधर रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे और राघव देव के 3 पुत्र हुए, भोपाल दामोदर और देवदास। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल जी ने सारंगधर का समय विक्रम की 14वीं सदी के अंतिम चरण में से माना है। शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर और राहुल संकृत्याय ने जज्जल को माना है। शुक्ल जी ने हमीर रासों के रचयिता किसे माना है? हमीर रासों की रचना किसने की? सारंगधर ने। लेकिन राहुल सांकृत्याय ने जज्जल को माना है कि हमीर रासों की रचना किसने की? जज्जल ने की। हजारी प्रसाद के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमीर जो है वो किसी व्यक्ति या पात्र का नाम नहीं है। वह क्या है? एक विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप। सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए। इसमें अपना परिचय भी दिया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर पद्धति में बहुत से क्या दिए गए? साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य। अब है सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य और उनके कवि। सिद्ध साहित्य की संख्या कितनी है? 84, जिनका केंद्र था श्री पर्वत। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया।
इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा। उन्होंने उलट भाषियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैय वर्ज ने दिया था। तो संध्या भाषा का नाम किसने दिया था? मुनिदत्त और अद्वैय ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 84 सिद्ध के नाम न पहले लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोबिपा, सवरपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीनपा, शांतिपा, तथिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कनापा, कंडरीपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, धोकदीपा, अजागिपा, कालपा, धोबीपा, कंकनपा, कमरिपा, डोगीपा, भदेपा, तदेबा, कुकरीपा, कुचपा, धर्मपा, महिपा, अचिंतीपा, भलपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूतिपा, इंद्रभूति, मैकोपा, कुटलीपा, कुमरपिया, जालंधरपा, राहुलपा, धरपया, धोकरीपा, मैदनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चैलुकपा, कुंड्रीपा, निर्गुणपा, जयनंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिकनपा, भालीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रा जो एक योगिनी थी, कनलका भी योगिनी थी, और कलक कल्पा, कांतालेपी, धौरीपा, उधरीपा, कपालपा, केलपा, सागरपा, सर्व भक्षपा, नागबोधिपा, धारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकलिपा, अनंगपा और लक्ष्मीकरा, समुदायपा और भालीपा। तो 3 इसमें योगिनी दी गई हैं। 3 योगिनी, नंबर 1 लक्ष्मीकरा, कनलका और मणिभद्रा। नेक्स्ट है सरहपा कवि। सरहपा प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को सरोजवज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी सरहपा के अन्य नाम क्या हैं? सरहपा को प्रथम सिद्ध कवि किसने माना? राहुल सांकृत्याय ने। और प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा के अन्य नाम है सरोजवज, राहुल भद्र आदि नामों से भी सरहपा को नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि भी माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने किस कवि को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है? तो वो माना है सरहपा को। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। किसके? सरहपा ने 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्यागीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। तो इंपोर्टेंट रचनाएं कौन सी होगी? दोहा कोश और चर्यागीत कोश। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहापती का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। किसकी में? सरहपा की। बच्चन सिंह ने लिखा है कि अखरोट की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है सबरपा। सबरपा के शिष्य थे। सबरपा किसके शिष्य थे? सरहपा के। यानी कि सबरपा के जो गुरु हुए वे कौन हुए? सरहपा। सबरपा के गुरु कौन है? सरहपा। जन्म 780 ईस्वी में माना जाता है। किसका? सबरपा का जो जन्म है वो 780 में माना जाता है। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चर्यापद। सर सबर पर सबरपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चर्यापद। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। अब सिद्ध दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट होती है। यानी कि जो सिद्धों के दोहे में का मत है कि उनमें खंडन मंडन किया गया है, भाई आडंबरों का खंडन मंडन किया गया है, लेकिन चर्यापद में सिद्धों की अनुभूति रहस्य भावना प्रकट होती है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द रूप में रूपांतरित हो गया। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई देती है। मुक्त माने स्वतंत्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है
कनपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो यह कथन इंपोर्टेंट है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, जिसमें कहीं कहीं पूरी और बोली भी है। इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। अब है लुइपा। लुइपा का जन्म 700 से 773 ईस्वी, यानी कि ये भी 8वीं से शताब्दी के माने जाते हैं। और इनके जो गुरु हुए सबरपा हुए। लुइपा के गुरु कौन है? सबरपा। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुइपा का जन्म सन 773 ईस्वी में सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान सम्मानजनक स्थान माना जाता है। तो सबसे ऊंचा स्थान किस कवि का माना जाता है सिद्धों में? लुइपा का। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। सहज धर्म का प्रथम आचार्य किस कवि को माना जाता है? तो लुइपा को। बोधोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उड़ीसा के राजा दरीपा और उनके मंत्री डोगीपा लुइपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए थे। जो उड़ीसा के राजा हुए थे तो वे किससे? कनपा से प्रसिद्ध हुए। तो उनके मंत्री दारिपा और उनके मंत्री डोगीपा लुइपा से प्रभावित होकर शिष्य बन गए थे, यानी कि लुइपा को अपना गुरु बना लिया था। कनपा कनपा का जन्म 820 ईस्वी जलधरपा के शिष्य थे। तो कनपा के गुरु कौन हुए? जलधरपा। राहुल सांकृत्याय ने लिखा कनपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। वेरी इंपोर्टेंट। कथन सबके याद रखने हैं कि पता नहीं एग्जाम में कौन सा कथन पूछा जा सकता है। डोबिपा का जन्म 840 ईस्वी में और ये विरूपा के शिष्य थे, यानी डोबिका के गुरु कौन हुए? विरूपा। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोभी गीतिका, योगचार्य, अक्षर दिकोपदेश तीनों ही इंपोर्टेंट है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया, जिसमें सरापा, तिलोपमा और कनापा के दोहे संकलित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बोधगान और दोहा के नाम से निकाला था। आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबंध रचना बताया। जैनों की सदाचार उपदेश रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से मिलती जुलती सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं, जिनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जो हिंदू 10वीं सदी के राम सिंह लगभग 12वीं सदी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि है। किसके अनुसार? ये विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। कबीर पुस्तक से लिया गया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वर्जियान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए थे, पर स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। डॉक्टर नगेंद्र का कथन, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्याय के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का क्या है? विकसित रूप है। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना जाता है। तो रामकुमार के अनुसार नाथों का समय कब से कब तक माना गया? 12वीं से 14वीं सदी। अब यहाँ पे नवनाथ दिए, जैसे कहावत भी है कि 84 सिद्ध और 9 नाथ हुए।
तो नवनाथ के नाम है गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। यह है गोरख सिद्धांत के अनुसार, जिसमें नागार्जुन पहले है, दूसरा जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्या अर्जुन। ये इनकी ट्रिक है याद करने की, तो आप यहाँ से ट्रिक से याद कर लीजिए। नाज ही सत्य भीम, नाज ही सत्य भीम। क्रम भी याद हो जाएगा इनका। ना से नागार्जुन, जय से जड़ भरत, है से हरिश्चंद्र, स से सत्यनाथ, भीम से भीमनाथ। गोरक्षनाथ गोच जग, दूसरी लाइन से यहां से याद करोगे, गोच जग। गो से गोरखनाथ, च से चरपटनाथ, जय से जलंधरनाथ और मैं से मल्लिकार्जुन। तो ये इनकी थी ट्रेक। अब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद नाथ। चरपटनाथ को चरकानंद भी कहा जाता है। आदिनाथ को बाद के संतों में शिव माना गया है। आदिनाथ को बाद के संतों ने क्या माना? शिव माना। मतेशनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। तो मतेशनाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तांत्रा लोक में इनकी वंदना की थी। गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्यनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु कौन हुए? मत्स्यनाथ। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल संकृताय इन गोरखनाथ का समय 845 मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल 11वीं सदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं सदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से कवि गोरखनाथ का क्या समय काल मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी से गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अब है जैन मत से संबंधित कवि और उनकी रचनाओं। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग, राजपुताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंत्य साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश नीति आदि का मंडन और कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन किया इन्होंने। बाह्य आडंबरों का, जातिवाद, छुआछूत, इन सब का क्या क्या विरोध किया था। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों का असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना है, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला। इनका संपादन गोरख बानी के नाम से किया गया। ये 14 ग्रंथ इस प्रकार है। नंबर 1 शब्दी, नंबर 2 शिष्य दर्शन, नंबर 4 नरवे बोध और नंबर 5 अभय मात्रा योग। इनका क्रम ऐसे दिया गया है। नंबर 1 शाब्दी, नंबर 2 पद, नंबर 3 शिष्य दर्शन, नंबर 4 प्राण संकली, नंबर 5 नरवे बोध, नंबर 6 आत्मबोध, नंबर 7 है अभय मात्रा और नंबर 8 है 15 तिथि। 9 नंबर की रचना सप्तवार, 10वीं है मछिंद्र गोरख बोध, 11वीं रचना है रोमावली, 12वीं है ज्ञान तिलक, 13वीं है ज्ञान चौतीसा और 14 है पंचमात्रा। इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ भी हैं। संस्कृत में भी इनकी रचना लिखी हुई है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, नंबर 2 विवेक मार्तंड, नंबर 3 शक्ति संगम सन, नंबर 4 निरंजन पुराण, नंबर 5 वैराट पुराण, नंबर 6 गोरख शतक, नंबर 7 योग सिद्धांत पद्धति, नंबर 8 योग चिंतामणि आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी
पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हुए। तो ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है, अब है अन्य उल्लेखनीय बिंदु है जो महत्वपूर्ण तथ्य है। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में इन्हें पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इंपोर्टेंट है, इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे मतेश नाथ को मीरनाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो इतने नाम किसके थे? मतेश नाथ के। जलंधर को बालनाथ, नागार्जुन को रसायनी और चौरंगी नाथ को पूरन भगत के नाम से। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो नाथ और सिद्ध दोनों में किनके नाम गिने जाते हैं? नागार्जुन के, गोरखनाथ के, चरपट का और जलंधर का। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं का आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए। सबसे ज्यादा चरित काव्य जैनियों ने ही लिखे हैं, जिसमें प्रमुख कवि हैं शंभु, पुष्दन, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मैरतुंग आदि जैन कवि हैं। इंपोर्टेंट है, जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उनसे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीन ग्रंथ है रिपुदार दारण रास, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी में समय माना है। अपभ्रंश में प्रथम जो रचना है वो उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की है। हिंदी में प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास सालीबस सूरी की है। प्रथम धर्मेंद्र रास संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव चरित रास जो सालीबस सूरी सैकिन ने 1350 ईस्वी में लिखी। डॉक्टर नगेन ने देवसेन द्वारा रचित सारकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन देवसेन की प्रसिद्ध रचना सावकाचार है और सार्वकाचार का समय 933 ईस्वी में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए, जैसे जो जिन शासन भाषव सो मई कहियो सारू, जो पाल सही भाव करी सो सरी पाओ पावई पारू। सार्वकाचार में 250 दो में सार्वक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इंपोर्टेंट है, सार्वकाचार में कितने प्रसिद्ध दोहे हैं? तो 250 दोहे की मात्र रचना है और इसमें गृहस्थ जीवन धर्म का वर्णन किया गया है। इनका एक अन्य ग्रंथ दव सहाय प्रयास, जिसका अर्थ है द्रव्य स्वभाव प्रकाश, से लिया गया है, दोहों में है। इसे व्रत न्याय चक्र भी कहा जाता है और बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथाबंद प्राकृत भाषा में कर दिया था। इनका न्याय चक्र, लघु न्याय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका? देवसेन का। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति की और उसे जैनाभास नाम दिया। देवसेन के अन्य ग्रंथ है आराधनासार, तातुसार, भाव संग्रह और साव्य धम दोहा, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सालिभद्र सूरी सालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। बुद्धि रास एक प्रेम काव्य है। सालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है, जिसका प्रकाशन 1184 ईस्वी में हुआ था। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर सालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। अब है आसगु कवि। आसगु कवि के दो ग्रंथ मिलते हैं, चंदन बाला रास, जिसका समय 1200 ईस्वी, यह 35 छंदों का खंड काव्य है, और दूसरी रचना जीव दया रास। विनयचंद सूरी विनयचंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन आरंभ माना जाता है। विजयसेन सूरी
विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंतगिरी रास और ये 1231 ईस्वी में है। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णन है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि कलन कृत कवि कलन द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। आबू मंदिर का वर्णन किस रचना में मिलता है? आबू रास में, जो रेवंत गिरिरास के द्वारा लिखी गई रचना है। अच्छा नहीं, ये रेवंत गिरिरास की तरह ही कवि कल्हण ने लिखी थी। इसके कवि क्या है? आबू रास के कवि कल्हण है और कवि कल्हण द्वारा रचित आबू रास में प्रसिद्ध जीन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अन्य रास कवि काव्य और कवि स्थूलीभद्र रास का समय 1209 ईस्वी में जिंदन सूरी जिन नाम के नाम से भी जानते हैं। नेमिनाथ का 1213 ईस्वी में मुनि सुमतिगन का। गय कुमार रास का 14वीं सदी की है देलन की। पुराण सार चंद्र मुनि की रचना है। योगसार योगचंद्र मुनि की है। श्राकाचार और भारतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदन बाला रास स्थूली भद्र रास रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत रूढ़ियों की अभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। फागु काव्य जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु में बसंत ऋतु होली आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मादक गीत होते हैं। शारदिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिंद जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है, जिसमें 25 छंद है। स्थूलीबद्ध फागु को इस काव्य परंपरा का शाब्दिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया। बसंत विलास फागु एक धर्मेंतर फागु ग्रंथ है, इंपोर्टेंट है। अब करेंगे रासो काव्य। यहाँ से हमारे रासो काव्य दो रूपों में मिलते हैं। नंबर एक, प्रबंध और वीर गीत बैलेट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो से मिलती है। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास भी मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में ही पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। तो प्रबंध काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। प्रमुख रासो ग्रंथ और उसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखते हैं। कुमान रासो जो रचना है दलपति विजय की, समय काल है 9वीं शताब्दी और प्रबंध काव्य है। चित्तौड़ नरेश कुमान की वीरता विशेषतः बागदाद के खलीफा अल मामू से युद्ध विजय का वर्णन इसमें किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों में महाराणा प्रताप सिंह राज सिंह का वर्णन इससे लगता है कि यह रचना विक्रम की 17वीं सदी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। कौन सा? खुमान रासो। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने रचा, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो के रचयिता था या अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। तो इसमें भी संशय है। दूसरा है विजयपाल रासो।
विजयपाल रासो 11वीं सदी के हैं और यह एक वीर गीत है। यह रचना अनुपलब्ध है। यानी कि ये रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। तीसरा है बीसल देव रासो। इसकी रचना है नरपति नाल ने की, 12वीं सदी का है। वीर गीत 100 पृष्ठों का ये छोटा सा ग्रंथ है। यह एक विरहपरक संदेश काव्य है जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। रासो होते हुए भी यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में प्रथम बारहमासा का वर्णन इसमें मिलता है। राजस्थानी भाषा में रचित है। रानीपन और सामंती जीवन में बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। तीसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद्रबरदाई। इसके उत्तरार्ध को पुत्र जलहन ने रचा था। यानी कि इसे पूरा किसने किया था बाद में? पृथ्वीराज के पुत्र जलहन ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय का समय 12वीं सदी है। प्रबंध पिंगल शैली में यह रचना रची गई है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी इसमें सुंदर वर्णन है। इसमें 69 सर्ग है। कितने सर्ग है? 69। और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद इसमें है कवित है, छपई, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य। छंद कवि छपई छंद के विशेषज्ञ है। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है और इसका अंगी रस जो है वीर माना जाता है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार, 12वीं सदी का है। वीर गीत प्रबंध काव्य है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। जयमयंक जस चंद्रिका के कवि हैं मधुकर कवि, 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनका समय काल है 12वीं का। यह एक प्रबंध काव्य है। दोनों ग्रंथ अप्राप्त है, यानी कि ये अब तक दोनों ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए। किंतु सिठापंच दयाल दास द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में इनका उल्लेख किया मिलता है। फिर है नेक्स्ट रचना परमाल रासो जो जगनिक इसके लेखक है, 13वीं सदी का है। वीर गीत है। महोबा के राजा परमाल देव के दो वीर आला और उदल उदय सिंह की वीरताओं का वर्णन किया। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र बैसवाड़ी फरूखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी इसमें कुछ आगे भी कवि दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पूरा कर लेते हैं इसे। रनमल छंद 14वीं सदी के हैं, वीर गीत है। इधर के राठौर राजा रनमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। रनमल छंद के लेखक है श्रीधर और यह 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट कवि है सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो जो 14वीं सदी सदी का समय माना जाता है। में भी रासो काव्य हैं जो कि अनुपलब्ध है। यानी कि 14वीं सदी में भी रासो काव्य माने गए हैं लेकिन क्या हुए? वे प्राप्त नहीं हुए। कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने की। 14वीं सदी का अंत और 15वीं सदी का आरंभ इन दोनों का समय माना जाता है। प्रबंध पूर्वी अभ्रंश है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का इसमें वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा है। इसकी रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद है। तो इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है कीर्ति पताका। यह भी विद्यापति की रचना है। यह भी उपलब्ध नहीं है और तिरहुत के राजा शिव सिंह की इसमें वर्णन किया गया है। पताका में किसका वर्णन किया गया है? राजा शिव सिंह की परिस्थिति का। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग कवियों का अलग मूल शब्द मानते हैं। जैसे गारसा दासी ने रास मूल शब्द से उत्पत्ति मानी है।
हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से, रास या रासों से, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक उपरूपक से, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासव का रस, दशरथ शर्मा का रासक, माता प्रसाद गुप्त ने रासक शब्द से और गणपति चंद्र गुप्त ने रासक रास रासा रासो शब्द से उत्पत्ति मानी है, मूल शब्द से। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य को माना है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। मिश बंधुओं ने लिखा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी ने यह चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के बारे में कथन है। शिव सिंह सैगल ने चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा है। बच्चन सिंह ने एक राजनीति महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बच्चन सिंह का कथन है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जिसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। कै कैमासवध नामक खंड में मंत्री कैमास के कमांद हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक इसमें वर्णन है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट कलेक्टर ने करवाया था। इंपोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं, उनसे रासो के 4 रूपांतर अस्तित्व में हैं। वृहद रूपांतर में अध्याय को समय कहा गया है और मध्यम रूपांतर में अध्याय को प्रस्ताव कहा गया है। लघुत्तम रूपांतर में अध्याय को खंड कहा गया है। लघुत्तम रूपांतर में अध्याय का विभाजन नहीं हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के 3 प्रमुख हेतु दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। मृगया आखेट, विवाह, युद्ध रण। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया था। तो प्रथम अध्ययन पृथ्वीराज का किसने किया था? ग्राउस ने। सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। किसने माना है? चंद्रबरदाई डॉक्टर सुमन राजे, पृष्ठ संख्या 83 बुक से ये ली गई है कथन। इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का परिणय 12वीं सदी में हुआ था। 12वीं सदी में हुआ, जबकि इनके छंदों का बोलबाला था। छंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते थे, डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी के अनुसार। पृथ्वीराज रासो की भाषा। चंद्रबरदाई को सठ भाषा कहा है। गारसादा तासी ने कन्नौजी भाषा माना है। डॉक्टर टेसी टरी ने पश्चिमी हिंदी, दशरथ शर्मा और मनीराम रंगा ने अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी उपरोक्त रासक माना है।
दशरथ शर्मा और मनीराम रंगा ने अपभ्रंश अपरानी राजस्थानी रासक को उपरूपक के रूप में माना है। नेक्स्ट है, विभिन्न विद्वान इसे प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। जो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है, उसे कुछ तो प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक, कुछ अप्रमाणिक। प्रामाणिक मानने वालों में मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्य और कर्नल टांड। तो इसकी ट्रिक होगी मसमक। मसमक मैं से मिश्रबंधु, से श्याम सुंदर दास, मैं से मोहनलाल और मोहनलाल पांड्य और कैसे कर्नल टांड। आज प्रामाणिक मानने वाले हैं मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो मुनि, हजारी और डॉक्टर सुनीति ये अप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक में यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर परीक्षा में। डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणिक माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं और मुंशी देवी प्रसाद ने पृथ्वीराज को क्या माना है? अप्रमाणित माना है। कविराज श्यामलदास और गौरी शंकर ईझा, हीराचंद ओझा भी पृथ्वीराज ग्रंथ को अप्रमाणिक मानते हैं। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे के अनुसार इनकी तिथियों के में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्षों का अंतर सायास किया गया। इस प्रकार इन्होंने आनंद संवत की परिकल्पना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रशिक्षित मानना चाहिए। इससे वे अंश की प्रशिक्षित सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने से की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं होती। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। तो यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। किसके विषय में? पृथ्वीराज रासो के विषय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। द्विवेदी पुरातन प्रबंध संग्रह 15वीं सदी में संकलित में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुनि जिन विजय ने इसके एक अंश जयचंद प्रबंध की ओर ध्यान दिलाया। आचार्य शुक्ल जी ने माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि जाली ग्रंथ किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। दोनों ही कथन क्या है? महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज विजय कश्मीरी कवि जैनक की रचना मानी जाती है। यह एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसकी एक ही प्रति उपलब्ध हुई जो पूना के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। डॉक्टर बुलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रामाणिक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्व वर्णन किया गया। शारदा लिपि में रचित यह ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो कौन सी लिपि में रचित है? शारदा लिपि में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में है के अंतर्गत आते हैं ढोला मारूरा दुआ, कल्लोल कुशल राव की ये रचना है और 11वीं सदी इनका समय है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य लोक प्रचलित प्रेम काव्य राजस्थान में अधिक लोकप्रिय रहा।
राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवानी की कथा का वर्णन। इसमें नारी हृदय के अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। दूसरी रचना संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। समय है 11वीं से 12वीं शताब्दी। इसे देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेंद्र राज ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक। 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का यह विरह युक्त काव्य है। तीसरी रचना बसंत विलास, जिसके रचनाकार अज्ञात है, जिसके रचनाकार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। यह 13वीं सदी का ग्रंथ है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। 84 दोहों का वास्तविक माना जाता है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा रूप लेती दिखती है। तो ये थे लौकिक साहित्य से संबंधित ग्रंथ थे। अब इसमें है अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, जिसमें मुख्य है खालिक कबारी, पहेलियां, मुखरियां, दो सुखने और गजल। इनका जो समय काल है 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है। किसका? अमीर खुसरो का। इनकी पहेलियां और मुखरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। आवारा एक खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक कबारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है और इनके ग्रंथ नू सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। भाषा विज्ञान में विद्या की पदावली विद्यापति, इनका समय काल है 14वीं शताब्दी। इसमें श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है, जिसमें पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा। इंपोर्टेंट है। रामवृक्ष बैनीपुरी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। उपयुक्त चारों काव्य ग्रंथ और कवियों की प्राकृत की रूढ़ियों में से बहुत कुछ यहाँ लगभग रहा मुक्त ही है, जबकि तीनों गद्य पदों ग्रंथों की भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों ग्रंथ इस प्रकार: राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वन रत्नाकर। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दोहे में रचित था, जिसमें 17वीं सदी में कुशल लाभ कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़ी थी। अमीर खुसरो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, जिसका नाम अबुल हसन था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायक शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया था। अमीर अमीर खुसरो की जो उपाधियां, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, तोते हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई उपाधि थी अमीर खुसरो को। कवियों में राजकुमार प्रसिद्ध इतिहास डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा दी गई उपाधि है। अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंदवी का हिंदुस्तान की तूती कहा। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया था। खुसरो के बारे में प्रेमचंद जी लिखते हैं, खुसरो ने खालिक कबारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाए। इसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध और संपादक सत्य प्रकाश मिश्र के अनुसार विद्यापति विद्यापति का समय 1360 से 1450 ईस्वी में पंडित हरिमिर्च के शिष्य थे। तो विद्यापति के गुरु कौन थे? हरिमिर्च। बिस्फी गांव दरभंगा जिला के थे और तिरहुत के राज दरबार से जुड़े हुए थे। विद्यापति ने तीनों भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। तो विद्यापति के कुल ग्रंथ कितने? 14। संस्कृत में सर्वसार
गंगा वाक्यावली, दुर्गा भट्ट तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण और कृत्य। अवध में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक लिखा। तो इनके टोटल ग्रंथ, इससे क्वेश्चन बना था, इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही परीक्षा में तो ये पूछा गया कि विद्यापति की कुल कितनी ग्रंथ है, 13, 14, 15, 16, 18, तो ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। और संस्कृत में कितने ग्रंथ है, अवहट भाषा में कितने ग्रंथ लिखे गए, मैथिली भाषा के कौन से ग्रंथ, सभी को इन्हें याद करना है अच्छे से। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बैनीपुरी ने किया। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है। यह श्रृंगारपरक इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त है। इसके संदर्भ में उल्लेख बिंदु इस प्रकार है। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत, अतः बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना है। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक, राधा कृष्ण। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सेव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत हैं। जो श्रृंगारी, विद्यापति को श्रृंगारी कवि कौन कौन से कवि मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बैनीपुरी, ये सब विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। भक्त कवि के रूप में कौन से कवि मानते हैं? बाबू ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कवि विद्यापति को कौन से लेखक मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ और जनार्दन मिश्र। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा। इंपोर्टेंट है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति का परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक माना है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। इंपोर्टेंट है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया। ये इतने नाम किसके हैं? विद्यापति के। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक भी माना है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध के रूपक के रूप में माना है। अब है विविध। विविध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया था। पृथ्वी चंद की मात्र का प्रथमा अक्षरा दोहरा को प्रथम भावनी काव्य माना जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकी दास की कुकवि 32वीं संपादा 1817 विक्रम संवत में हुआ था। चरचरी या चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है, जो हरिभद्र सूरी द्वारा रचित समराईचिकहा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता ज्ञात नहीं है। दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि भुआल 10वीं सदी का है। मिसबंधुओं ने मिसबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 इस विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया।
अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंच गई थी। आप पढ़ेंगे गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ग्वाल्यमाला का गद्य साहित्य में कौन कौन से आते हैं? ग्वाल्यमाला कहा, जो जिसके लेखक है उदयतन सूरी, 9वीं सदी का समय है। यह आरंभिक उल्लेख ग्रंथ अब अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ स्थानों पर समय की साम्राज्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप वर्णन मिलता है। दूसरी रचना है राउलवेल रोड कवि के 10वीं सदी के हैं। यह शिलाकित कृति है। यह कद पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका का नखशिख वर्णन है। साथ ही कलचूरी राजवंश के एक सामंत का 7 नायकों का नखशिख वर्णन किया गया है। यानी कि पैरों से लेकर सर तक के नाखूनों का इसमें वर्णन मिलता है। इसमें हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा 12वीं सदी के हैं। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे उस युग काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इसमें कौशल भाषा को अभ्रष्ट कहा है। संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में वैवत कौशली के उदाहरण भी वर्णित है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित एक व्याकरण शास्त्र ग्रंथ है। कौन सा? उक्ति व्यक्तिकरण, जिसके लेखक है दामोदर और 12वीं सदी का है। तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की, जो 14वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनिधि कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये थे यूनिट 2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, रासो ग्रंथ, सभी के बारे में हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो अगली वीडियो आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों से संबंधित, कि यूनिट 2 में जितने भी कवि हुए उनकी प्रमुख पंक्तियां जो दी गई है, जैसे सिद्ध साहित्य में सरहप्पा ने दी है, लुईपा की है, सभी पंक्तियों के बारे में अगली वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।